नमस्कार आप सभी को। आज का टॉपिक है क्लास 9th का रजिस्ट्रेशन। कोई भी छात्र या छात्राएं जो बिहार बोर्ड के किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल बिहार बोर्ड से जुड़ा हुआ है, बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, तो वैसे स्कूल में जो क्लास 9th में जो छात्र या छात्रा हैं उसका रजिस्ट्रेशन होना है। रजिस्ट्रेशन क्यों होना है और क्या होता है इसके बारे में पहले आपको हम बता दें कि जब तक कोई भी छात्र का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है तब तक वास्तव में कहा जाए तो वो किसी भी स्कूल का एक टेम्प्रोरी छात्र रहता है। मतलब वो अस्थायी छात्र नहीं है तब तक जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है। मतलब कि अभी अगर वो क्लास 9th में है, उसका हो सकता है आई कार्ड भी बन गया होगा, रजिस्टर में नाम चढ़ गया होगा, फिर भी वो रियल में देखा जाए तो वो इस स्टूडेंट का वो अस्थायी छात्र या छात्राएँ ही हैं। तो रजिस्ट्रेशन क्या होता है? तो रजिस्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बिहार बोर्ड को पता चलता है कि इतने छात्र हमारे जो है अगले साल 2025 में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो 2027 में 27 के फरवरी में वो बोर्ड का एग्जाम देंगे। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। और रजिस्ट्रेशन जब किसी भी छात्र या छात्राओं का एक बार हो जाता है तो आप कम से कम 3 सालों के लिए बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में, 10वीं के बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो क्या होता है? आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं क्लास 9th में तो आप स्कूल के द्वारा आप क्लास 10th में पहुंचा भी दिए जाएंगे। और हर स्कूल में आपको 1-2 छात्र ऐसे मिल जाएंगे जो कि क्लास 9th में नाम लिखाया, क्लास 9th पढ़ भी लिया पूरा, वहाँ का जो फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम या त्रैमासिक, छमासिक सारा एग्जाम दिया और क्लास 10th में भी चला गया और क्लास 10th का भी सारा एग्जाम दिया। और जब लास्ट टाइम में फॉर्म भरने का समय आया तो पता चला कि उसका फॉर्म ही नहीं आया। तो ये पता जब चलता है तो उसका दिमाग सुन्न हो जाता है कि ऐसा क्या हो गया कि नहीं फॉर्म आया। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया था। इसलिए ये बहुत ही सीरियस चीज़ है। अगर आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो आज हम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं। जो छात्र अभी क्लास 9th में है, बिहार बोर्ड के किसी भी स्कूल में है, तो रजिस्ट्रेशन का क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे होता है, वो सारा चीज़ हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम डेट की बात करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का डेट जो है 5 तारीख से लेकर 19 तारीख तक होना है। तो क्या 5 से लेकर 19 तक होना, तो इसका मतलब क्या है कि आप 18 तारीख को जाके फॉर्म देंगे स्कूल को और आपका स्वीकार कर लिया जाएगा? नहीं स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि अगला स्टेप में लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 5 से लेकर 16 अगस्त तक ही जमा होगा। मतलब कि 16 अगस्त लास्ट डेट दिया गया है। स्कूल को सारा पैसा जो वो विद्यार्थी से लेंगे वो पैसा बैंक में जमा करना होगा सिर्फ 16 तारीख तक। 16 के बाद जमा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि विद्यार्थी को 16 से पहले ही स्कूल में अपना फॉर्म और पैसा, जो भी फीस स्कूल के द्वारा बताया गया होगा, वो फीस उन्हें स्कूल में जमा करना होगा। जब 16 तारीख के पहले वो जमा कर देंगे तो 16 तारीख के पहले जब बैंक के पास या 16 तारीख तक में स्कूल अपना सारा पैसा छात्र के हिसाब से जोड़ के जमा कर देगा तो फिर रजिस्ट्रेशन का पोर्टल चालू होता है। और स्कूल को जो है 19 तारीख तक, 19 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करने का समय दिया गया है। तो इसका मतलब है कि 16 तक जमा होता है। अगर लास्ट डेट पे भी जमा करते हैं तो 17, 18, 19, उसके बाद सिर्फ 3 दिन बचता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो क्या होगा अगर कोई छात्र मान के चलते हैं कि 16 तारीख तक पैसा जमा नहीं करता है, तो इसके लिए क्या होगा कि बिहार बोर्ड फिर समय देता है। बिहार बोर्ड जब समय देता है तो अभी जैसे 16 तक है तो अगला बार फिर समय देगा, एक सेकंड टाइम जब निकालेगा तो उसमें क्या होगा कि आपका लेट फाइन जुट जाएगा। मिनिमम आपका 100 से 150 रुपये आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा चार्ज। तो आप फिर क्या, तो अगर उस बार भी आप छूट जाते तो उसके बाद फिर समय देगा। 3 से 4 बार बिहार बोर्ड समय देता है, लेकिन हर बार क्या होता है कि 150-200 रुपया प्लस करते चला जाता है। अगर अभी आपको 400, 500 या 300 कुछ भी लग रहा हो, 400 से 500 के आसपास लगता है हर स्कूल में, तो आप समझ लीजिए कि अगर आप एक बार चुके तो वो 600 हो जाएगा, फिर चुके तो 700, 800 या 900 तक चला जाएगा। इसलिए आपको ये गलती नहीं करना है कि कभी भी हम जाएंगे स्कूल बाद में करवा लेंगे। तो चलिए हम आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिए। अब ये स्कूल का काम है। आपको जो दिया गया है, एक फॉर्म दिया गया होगा। अगर आप किसी स्कूल के छात्र छात्रा है, 9th में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके स्कूल के द्वारा एक फॉर्म आपको दिया गया होगा और वो फॉर्म आपको भर के कोशिश करें कि जो स्कूल समय दिया गया है, टाइम दिया गया है, उस समय सीमा में आप जमा कर दें। तो चलिए हम आपको सबसे पहले फॉर्म का फॉर्मेट दिखाते हैं। तो ये है हमारा फॉर्म। और जो छात्र जिन्हें भी स्कूल से फॉर्म मिला होगा तो यही फॉर्म मिला होगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेशन भी लिखा हुआ है 26-27, जो क्योंकि आपको जो है 27 में बोर्ड देना है तो इसलिए 27 लिखा गया यहाँ पे। और सेम फॉर्म यही होगा आपको। अब इसमें क्या है कि नंबर वाइज दिया गया है। एक नंबर यहाँ 2, 3, जैसे आप देख लीजिए 1 है, 2, 3, 4 ऐसे कर करके जब नीचे आते हैं
तो 18 नंबर तक होगा पहला पन्ना में। फिर उसके पीछे फॉर्म के पीछे एक और पेज होगा जिसमें 19 से लेके आप यहाँ देखिए 26 तक दिया हुआ है। तो आपको ये फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, ये सारा डिटेल में हम फॉर्म भर के आपको दिखाते हैं। और हम अपने स्कूल का दिखाएंगे जिस स्कूल में हम हैं, और तो एक एक चीज़ भर के दिखाएंगे। आपको सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, अपना बुद्धि लगाना है। हम जो आपको बताएंगे उस तरह से दिमाग लगाना है, और अपना डाटा भरना, ये नहीं कि मैंने जो यहाँ भरा वही आपको भर देना है। तो चलिए हम इसका शुरू करते हैं। आपको फॉर्म में एक एक चीज़ भर भर के शुरू से दिखाते हैं। नमस्कार। अभी हमने आपको एप्लीकेशन फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फॉर्म दिखाया था पीडीएफ के रूप में। अब हम ओरिजिनल फॉर्म आपके सामने लाए हुए, इसमें कुछ डाटा भरे हुए हैं ताकि वीडियो छोटा बने और जल्द से जल्द बन जाए। तो सबसे पहले इस फॉर्म को हम देख लेते हैं कि इस फॉर्म में क्या क्या दिया हुआ है। तो इस फॉर्म को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये 2027 का है। 2027 मतलब आप 2027 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन जो है 2027 के लिए हो रहा है। अब बात करते हैं इस फॉर्म को भरने की। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो इसमें चिपकाना है। और ये फ़ोटो आपका कम से कम 1 साल के अंदर का होना चाहिए। ये अनिवार्य है। ये इसलिए अनिवार्य है कि आपका फ़ोटो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं ये जा रहा है। ये समझ लीजिए कि फ़ोटो अब लाइफ टाइम के लिए आपसे जुड़ जाएगा, क्योंकि यही फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड में रहेगा। यही फ़ोटो जो आप अभी चिपकाएंगे इसमें, यही फ़ोटो आपका एडमिट कार्ड में, आपका मार्कशीट में रहेगा, और कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आएगा, मूल प्रमाण पत्र, उसमें रहेगा। इसीलिए यहाँ पे आप जो भी फ़ोटो चिपकाएंगे वो लेटेस्ट हो, 6 महीना, कोशिश करिए कि 5-6 महीना के अंदर का रहे। अगर इतना नहीं तो कम से कम 1 साल के अंदर का रहे, ताकि आपका चेहरा फोटो से मिले। ऐसा ना हो कि आपका एडमिट कार्ड आए और आप सेंटर पे जाएं तो आपका चेहरा मैच ही नहीं हो और आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री ना दे, या फिर एंट्री दे भी तो बड़ा दिक्कत के साथ। इसलिए सबसे पहले पहला काम कीजिए कि आप फोटो एक खिंचवा लीजिए। अगर बढ़िया फोटो नहीं है, जो फोटो आपके चेहरे से मैच नहीं हो रहा है, एक फोटो खिंचवाइए, या फिर है तो चिपकाइए यहाँ पे। और दूसरा यहाँ देखिए, ये जो डब्बा बना हुआ है, इस डब्बे में अपना सिग्नेचर करना है। तो सिग्नेचर किस भाषा में करना है तो आपकी मर्जी है, आप हिंदी में करें या इंग्लिश में करें। अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, या फिर विदेश जाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में करें यहाँ पे सिग्नेचर। इसलिए करें कि आपका सिग्नेचर अब वास्तविक रूप से अब से प्रारंभ हो रहा है। क्लास 10th का सिग्नेचर माना जाता है कि आपकी ज़िंदगी का पहला सिग्नेचर होगा जो मूल रूप से वैलिड होगा अब, और यही सिग्नेचर देख के आपको आगे भी, यही सिग्नेचर आपका आगे भी देखा जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे, अगर आप बहुत आगे तक पढ़ाई करना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हैं, या फिर विदेश जाना चाहते हैं, या फिर साउथ इंडिया जाना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में करें। नहीं तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए 1 2 3 4 कर करके सारा फॉर्म का डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैटेगरी का मतलब होता है कि आप स्कूल में जो एडमिशन लिए हैं वो किस रूप में है, आप रेगुलर रूप में है या प्राइवेट रूप में है। तो इसमें आपको आंख बंद करने का मतलब आंख नहीं बंद करना है, आंख बंद करके मतलब इसमें जो है आप बिना कुछ सोचे समझे रेगुलर के सामने वाले डब्बे में टिक कर दें। प्राइवेट में क्यों नहीं करें, तो प्राइवेट का दूसरा मसला होता है, ये अर्ध सरकारी टाइप का होता है, और स्कूल जो प्राइवेट के रूप में एडमिशन लेता है, तो ये सब आपको नहीं सोचना है, ये आपके लिए नहीं। प्राइवेट कब डालना है, जब स्कूल के टीचर, स्कूल के प्रिंसिपल खुद कहेंगे कि प्राइवेट में टिक करो, तब करना है। तो सबसे पहला क्या है, कैटेगरी में क्या करना है, तो रेगुलर में टिक मार देंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे स्कूल कोड। आप अपने स्कूल में, हर स्कूल का अलग अलग कोड होता है। जैसे 9-10 की बात करें तो 9-10 का एक कोड होता है, 11-12 का एक कोड होता है, या फिर हो सकता है कि जिस स्कूल में पूरा स्कूल का एक ही कोड होता है। तो ये कोड आपका बाद में जाके जो है एग्जाम में, एडमिट कार्ड में, आपके मार्कशीट में रोल कोड का काम करेगा। तो यही है स्कूल का कोड। आप अपना स्कूल का कोड डालें, जैसे हमारे स्कूल का कोड है 26047। अब तीसरा नंबर पे आता है स्कूल नेम। स्कूल नेम मैंने पहले से ही भर के रखा है, इसलिए रखा है कि ताकि समय कम लगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारे स्कूल का नाम है, स्कूल का नाम है रघुनाथ हाई स्कूल दहिया बेगूसराय, या फिर इसको राजकीयकृत रघुनाथ उच्च विद्यालय दहिया भी कहा जाता है। तो क्लास 9th और 10th के छात्र जो इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए हम बता दें कि इस कोड पे 26047 के कोड पे ये नाम ही रजिस्टर है जो मैंने यहाँ लिखा है, रघुनाथ हाई स्कूल दहिया बेगूसराय। तो आप चुपचाप, अगर इस स्कूल के स्टूडेंट है, छात्र छात्रा है, तो आप यहाँ पे रघुनाथ हाई स्कूल दहिया बेगूसराय भर दें। देखिए जैसे कैसे मैंने लिखा है, रघुनाथ लिखा है, उसके बाद एक ब्लॉक मैंने यहाँ छोड़ा है, एक डब्बा जो है छोड़ दिया, फिर हाई लिखा है, फिर एक डब्बा छोड़ा है, फिर स्कूल लिखा है, फिर एक डब्बा छोड़ा है, फिर दहिया लिखा है। तो यहाँ भी छोड़ना चाहिए था, लेकिन दूसरा लाइन आ गया इसलिए हम नहीं छोड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है
हम देख सकते हैं कि हर एक वर्ड पूरा हुआ तो एक ब्लॉक छोड़ दिया, फिर एक वर्ड पूरा हुआ तो एक ब्लॉक छोड़ दिया, फिर एक ब्लॉक पूरा हुआ तो एक वर्ड पूरा हुआ तो एक ब्लॉक छोड़ दिया। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी डब्बे में भरते हैं, इस टाइप का आपको कॉलम दिया जाता है बना के भरने के लिए, तो हर एक शब्द या वर्ड पूरा होने के बाद एक कॉलम छोड़ना होता है, एक डब्बा छोड़ना होता है। तो इस प्रकार मैंने अपने स्कूल का नाम लिख दिया। अब 4 नंबर पर आते हैं, अपार आईडी। अपार आईडी क्या है? तो अपार आईडी जब आप क्लास 8 में पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपसे आपके स्कूल में आपके टीचर के द्वारा आधार कार्ड, आपके मम्मी या पापा का आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, उसके बाद एक फॉर्म दिया गया होगा जो भरने के लिए, और उसी से जो है अपार आईडी बनाया गया होगा। अपार आईडी मेन रूप से UDICE प्लस वेबसाइट होता है, वहाँ से पैन नंबर जनरेट होता है और पैन के बाद अपार आईडी बनता है। तो ये आपके मैक्सिमम केस में जो स्कूल बना चुका होगा वो आपके टीसी में जो है, टीसी मतलब SLC में जो है आपका अपार आईडी लिख के दिया होगा। अगर नहीं दिया तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। अब आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर में विद्यार्थी का नाम। विद्यार्थी का नाम अगर मान के चलते, मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है कि आपका नाम है राम कुमार सिंह, तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा हुआ है? विद्यार्थी का नाम हिंदी में। तो इस कॉलम में आप विद्यार्थी का नाम लिखें, आप अपना नाम लिखें। जैसे मान के चलते हैं विद्यार्थी का नाम है राम कुमार सिंह, तो राम फिर कुमार लिखे फिर सिंह लिखे। लेकिन जब बात आ जाती है इंग्लिश में लिखने की तो आपको कैसे लिखना है? RAM राम लिखे, फिर एक डब्बा खाली छोड़े बीच में, फिर यहाँ से जो है कुमार लिखे, कुमार खत्म हुआ, फिर एक डब्बा छोड़े, फिर सिंह लिखे। लेकिन बहुत सारे छात्रों का मैंने देखा है फॉर्म भरते वक्त कि राम कुमार सिंह लिखना है तो RAM यहाँ से के शुरू कर देते हैं, KUMAR, फिर यहाँ से ही S शुरू कर दिए, मतलब एक भी कॉलम बीच में एक भी डब्बा खाली नहीं छोड़ा गया। तो ये सबसे गलत तरीका होता है नाम लिखने का। इसलिए जब भी आप इंग्लिश में नाम लिखें, डब्बे के अंदर लिखें, इस तरह के कॉलम में लिखें, तो एक वर्ड पूरा हुआ राम, फिर एक डब्बा छोड़े, कुमार पूरा हुआ, फिर एक डब्बा छोड़े, फिर सिंह पूरा हुआ, उसका खाली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार अब आते हैं 6 नंबर में, माता का नाम। माता का नाम देखिए हिंदी में लिखना है। मान के चलते हैं, एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है कि आपके मम्मी का नाम है लक्ष्मी देवी, तो लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी लिखे। आप कोशिश करें कि जो लक्ष्मी देवी लिखे हैं वो डब्बे के अंदर लिखें। किसी के माता का नाम है सविता देवी, तो सविता देवी लिखेंगे तो इस डब्बे के अंदर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया, यह नहीं होना चाहिए। तो हिंदी में लिखे। फिर इंग्लिश में कैसे लिखना है? तो इंग्लिश में देखिए लक्ष्मी लिखना है तो LAXMI लिखे, उसका एक ब्लॉक यहाँ पे हम खाली छोड़ रहे हैं, तब देवी लिख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है कि 6ठे नंबर में क्या करना है, पहले हिंदी में अपने मम्मी का नाम भर लें, फिर आराम से इंग्लिश में जो है अपनी मम्मी का नाम लिखें, अच्छे से लिखें। 2 डिजिट में है, 2 वर्ड में है तो एक डब्बा बीच में छोड़ दें। अगर 3 में है तो फिर 2 लिखने के बाद एक डब्बा छोड़ देंगे। तो जैसे मैंने लिखा है उसी तरह लिखें। उसके बाद आता है 7 नंबर, पिता का नाम। पिता का नाम क्या होता है? सॉरी, क्या नहीं होता है, पिता का नाम लिखना है तो सबसे पहले आप अपने पिताजी का नाम हिंदी में लिखें, इस डब्बे में जो हिंदी में लिख लें। फिर इंग्लिश में लिखने की बारी आए तो इसमें जो लिखना है तो पहले आप देख लें कि अपने पिताजी का नाम कितना लंबा है। जैसे मान के चलते हैं कि किसी के पिताजी का नाम है धर्मेंद्र प्रसाद सिंह, तो क्या करना है कि पहले धर्मेंद्र एक वर्ड लिखे, मान के चलते यहाँ तक हुआ, फिर एक डब्बा छोड़ना है, फिर प्रसाद लिखे, फिर एक डब्बा छोड़ना है, फिर सिंह लिखना शुरू किए। तो पिताजी का नाम पहले हिंदी में इसमें लिखें और फिर इंग्लिश में इसमें लिखें, ठीक है। अब बात है जन्मतिथि का। 8 नंबर में क्या है? डेट ऑफ बर्थ। जन्मतिथि कैसे लिखना है? तो जन्मतिथि बहुत सारे स्टूडेंट का कई जन्मतिथि होता है, मजाक नहीं है, ये सत्य बात है। जैसे हमने देखा है एडमिशन के वक्त कि एक विद्यार्थी जब अपना SLC लेके आता है तो उसमें जन्मतिथि एक दिया हुआ है, फिर जब आधार कार्ड वो अपना दिखा रहा है तो उसमें दूसरा है, फिर जन्म प्रमाण पत्र दिखा रहा है तो उसमें तीसरा है। मतलब एक ही विद्यार्थी का 3-3 जन्मतिथि है। तो आपको कहाँ से लिखना है सही वाला? तो आपको लिखना है क्लास वर्ग 8 का जो आपको SLC मिला है, क्लास वर्ग 8 के SLC में आपका जन्मतिथि लिखा हुआ है, उसमें दर्शाया गया है, वही जन्मतिथि आपको यहाँ पे भरना है। जैसे मान के चलते आपका जन्मतिथि है 10/4/2011 मान लेते हैं, तो कैसे लिखना है? 10/4 लिखना है तो डायरेक्ट यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे, 04 फिर 2011 लिखेंगे। मतलब कि दिनांक 2 डिजिट भरे, फिर मंथ 2 डिजिट भरे, तब साल जो है 4 डिजिट भरेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है DD, दिनांक जो लिखना है, तारीख जो लिखना है 2 डिजिट में, फिर मंथ लिखना है 2 डिजिट में, तब साल लिखना है 4 डिजिट में। तो ये हो गया आपका जन्मतिथि लिखने का तरीका। अब आगे आते हैं 9 नंबर में। 9 में क्या है कि आप मेल है या फीमेल।
तो मेल फीमेल की बात करें तो अगर आप पुरुष है तो इसमें टिक मारेंगे, अगर महिला है तो इसमें टिक मारेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप लड़का है तो इसमें टिक मारें, लड़की है तो इसमें टिक मारें। 10 नंबर में नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, आप किस देश के नागरिक है, इसमें ऑटोमेटिक है कि आप इंडियन ही होंगे। अदर होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि नेपाल भूटान का विद्यार्थी ऐसे यहाँ बहुत कम चांस है मिलने की, इसलिए आप जो है इंडियन ही हैं तो इंडियन इसमें मार देंगे। फिर आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में है कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी का मतलब क्या होता है? कास्ट कैटेगरी का मतलब 11 नंबर में कास्ट कैटेगरी का मतलब होता है कि आपकी जाति, आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी जाति में आपका जन्म हुआ है, वो जाति इस पांचों में से किस कैटेगरी में आ रहा है। जब आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है तो उसमें कौन सा कैटेगरी लिखा जाता है? जनरल लिखा जाता है, ईबीसी लिखा जाता है, बीसी लिखा जाता है, एससी लिखा जाता है, एसटी लिखा जाता है। जनरल ऐसे जनरल लोग जाति नहीं बनाते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस बना लेते हैं। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो जनरल में टिक मारें। इसके अलावा ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, इसमें जो भी है आप उसमें टिक मार दें। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस कैटेगरी में हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो फिर आप अपने गार्जियन से पूछ लें, मम्मी पापा चाचा भाई किसी से भी पूछें कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, या फिर अपना जाति प्रमाण पत्र देखें। जो जाति प्रमाण पत्र आपने बनाया होगा वो जाति प्रमाण पत्र देखें, उसमें सही सही लिखा हुआ होगा। 11 नंबर खत्म हो गया। अब आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पे है डिफरेंटली एबल्ड, मतलब होता है कि आप क्या विकलांग है। विकलांग है तो इसमें क्या करना है कि नो करना है, क्योंकि मैक्सिमम केस में आप नहीं ही होंगे विकलांग। अगर आप विकलांग है, मान के चलते कि आपके पास विकलांग है, तो आप विकलांग तब कहलाएंगे जब आपके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट होगा। ये नहीं कि आपका पैर जो है टेढ़ा है तो आप विकलांग होगे, नहीं, वो सरकार के द्वारा मान्य नहीं होता है। सरकार के द्वारा तब मान्य होता है जब आपके पास उस चीज़ का कागज है, प्रूव है। तो इसलिए अगर आप विकलांग नहीं हैं तो नहीं पे टिक मार दी, अगर है तो एस पे मार दिए। अगर है आप तो इसमें आप सर्टिफिकेट का नंबर दर्शाएं, सर्टिफिकेट आप बनाए होंगे उसमें इसमें का नंबर लिख दें। अगर जगह बचता है तो कौन से अंग में वो भी लिख दें। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपका 12 नंबर में क्या करना है कि विकलांगता का है, अगर नहीं है तो इसमें टिक मारे, अगर आप विकलांग है तो इसमें मारे। अब आइए 13 नंबर में। 13 नंबर देखिए रिलीजियन। रिलीजन मतलब होता है धर्म। आप किस धर्म से जुड़े हुए हैं, आप हिंदू है या इस्लाम है, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिस्ट, अदर। तो यहाँ पे 99% केस में आपको इसी 2 में से एक डालना है। या तो आप हिंदू होंगे, नहीं तो इस्लाम होंगे। जैन, बौद्ध, सिख बहुत कम चांस है होने के। तो आप देख लें, आपको पता ही होगा कि आप हिंदू है या मुस्लिम है। अगर मुस्लिम है तो इस्लाम में टिक मारें, अगर हिंदू है तो इसमें टिक मारें। 13 नंबर हो गया। 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है कि एरिया। एरिया का मतलब होता है कि आपका घर गांव में है या शहर में है। अगर आप गांव के इलाके में है तो रूरल डाल दें, अगर आप शहर में हैं तो अर्बन डाल दें। तो हम अपनी स्कूल के अनुसार बताएं तो आप सब में जो है रूरल डाल देंगे। ठीक है, 14 नंबर भी हो गया। आपको क्या करना है कि आप ग्रामीण इलाके के हैं, भगवानपुर, दहिया जो भी इलाका है ये गांव का है तो रूरल डाल दें। अब बात आता है 15 नंबर का। 15 नंबर में क्या है तो मैरिटल स्टेटस। इसका मतलब होता है कि आपने शादी किया है या नहीं किया है। तो अगर आपने शादी कर लिया है तो मैरिड डालें, अगर नहीं किया है तो अनमैरिड डालें। तो मैक्सिमम केस में तो आपकी शादी अभी नहीं हुई होगी तो अनमैरिड डालें, लेकिन कुछ छात्रों का, कुछ खास करके लड़कियों का शादी कम उम्र में उसके घर वाले कर देते हैं। तो ध्यान रखें, जिस लड़की का शादी हो चुका है उसको मैरिड में करना है। समझ गए ये बात? मतलब कि जो जिनका शादी हो चुका है वो इसमें टिक मारें, जिसका नहीं हुआ है इसमें टिक मारें। तो मैक्सिमम केस में क्या करना है कि मैक्सिमम का इसी में टिक लगेगा, अनमैरिड में। अब आता है 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर, आपके घर में मोबाइल होगा ही, ऐसा नंबर जो हमेशा एक्टिव रहता है, चालू रहता है, वो नंबर आप चुपचाप ऐसे लिख दें। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, आपके घर में जो मोबाइल है उसका नंबर 10 डिजिट डाल दें। 16 नंबर खत्म हो गया। अब आते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर पे आधार नंबर। आधार नंबर आपको पता होगा कि आपका एडमिशन बिना आधार कार्ड का नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ ऐसे केस आते हैं जहाँ पे बिना आधार का भी एडमिशन कभी कभी लेना पड़ता है कुछ कंडीशन में। तो आपका आधार नंबर आपके पास होगा ही, तो आप अपना आधार कार्ड निकालें। आधार कार्ड में 12 डिजिट का आधार नंबर होगा, इसमें भर दें। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है कि कौन सा नंबर भरना है, हर किसी को पता है कि आधार कार्ड में 12 डिजिट का नंबर होता है, वो इसमें भर दें। हो गया। अब बात करते हैं 18 नंबर का। तो 18 में क्या है कि जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है, बहुत ऐसे छात्र होंगे जिनके बहुत नहीं के बराबर होंगे ऐसे छात्र, 1000 में से एक आध छात्र ऐसे होते हैं जिसके पास आधार कार्ड नहीं होता है। क्योंकि आप क्लास 9th में पहुंच चुके हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए और होगा भी। अगर किसी कारणवश आधार कार्ड आपका खो गया या फिर आधार कार्ड बना ही नहीं तो उस केस में आपको यहाँ सिग्नेचर करना है कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप घोषणा कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम छात्र को हम बताएंगे जो भी यहाँ पर आधार नंबर लिखेंगे वो यहाँ साइन नहीं करेंगे।
ये बात ध्यान से समझ लें। आप अगर यहाँ पे आधार नंबर लिखे हैं तो आपको यहाँ साइन नहीं करना है। ये नहीं कि आप विद्यार्थी का हस्ताक्षर लिखा हुआ है ऊपर में सिग्नेचर कर दे, ऐसी गलती नहीं करना है। यहाँ आप आधार नंबर लिख चुके हैं, इसका मतलब है कि आपके पास आधार कार्ड है। आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ सिग्नेचर नहीं करना है। 18 नंबर तक हो गया। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए कि कौन सा नंबर आपको समझ में नहीं आया, तो उसका हम जवाब लिख के दे देंगे। अब पेज पलटते हैं पीछे। अब आते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्या होता है? तो आजकल ईमेल आईडी हर किसी के पास होता है और होना भी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके पास ईमेल आईडी होना ही चाहिए। तो ईमेल आईडी आप जब भी लिखेंगे तो लोअर केस लेटर मतलब स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ईमेल आईडी कभी भी बड़े लेटर में नहीं लिखा जाता है, स्मॉल में, मतलब जैसे एस लिखे हैं तो छोटी लिखेंगे। मान के चलते हैं मेरा ईमेल आईडी ये है sohan kr123@gmail.com। तो इसमें क्या करेंगे, हम सोहन को स्मॉल में लिखेंगे SOHAN, सब स्मॉल में लिखे, फिर KR भी छोटी में लिखे, फिर 123@gmail भी छोटी में, .com भी छोटी में। तो ईमेल आईडी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना ईमेल आईडी बनवा लिया, किसी दुकान में गए और ईमेल आईडी बनवा लिया। उसे लगता है कि एक कागज़ में हमको ईमेल आईडी लिख के दे दिया, मेरा ईमेल आईडी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ईमेल आईडी बनवाए तो आपको 2 काम करना है। सबसे पहले क्या करना है कि ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको लिखवा लेना है कि मेरा ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है। और दूसरा कि जब ईमेल आईडी बनता है तो वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर खोजता है, OTP वेरिफिकेशन, तो वो आप जरूर अपना घर के नंबर से करवा लें। इसलिए करवा लें कि दोबारा भविष्य में जब कभी वो ईमेल आईडी आप किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन करेंगे या कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे तो बिना OTP का नहीं होगा लॉगिन, तो उसमें आपके पास पासवर्ड रहते हुए भी वो बेकार हो जाएगा। तो ये बात आप समझ लें। अब नया ईमेल आईडी अगर आप बनवा रहे हैं तो ईमेल आईडी बनवाएं, अपना मोबाइल लेके जाएं और उससे बोलें कि मेरे मोबाइल नंबर डाल दीजिए और OTP से वेरिफिकेशन कर दीजिए। और तीसरा काम क्या करें, उसका पासवर्ड ले लेते। ये हो गया आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी लिख लें आप, 2 लाइन दिया हुआ है, पर्याप्त है। अब बात करते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर है हमारा एड्रेस का। एड्रेस मतलब होता है पता, आपका घर कहाँ पर है। तो जैसे मान के चलते हैं कि स्कूल के बगल में दहिया गांव है, तो दहिया का एड्रेस कैसे लिखना है। अगर जिस गांव का ग्राम और पोस्ट सेम है तो कैसे करना है, @ बीच में सिंबल दिए, PO पोस्ट, फिर एड्रेस का सिंबल दिए, फिर दहिया लिखे। तो देखिए विलेज कंप्लीट हो गया, विलेज और पोस्ट, एक डब्बा छोड़ दिए। अब मान के चलते पुलिस स्टेशन अलग है, तो पुलिस स्टेशन के लिए क्या किए, PS भगवानपुर लिखे, भगवानपुर कंप्लीट हुआ, फिर एक डब्बा छोड़ दिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जैसे 8 लिखे, 8 जैसे किसी गांव का नाम है, मान के चलते हैं अम्बा, तो 8 अम्बा, 8 दे के एक डैश दिए, अम्बा दिए, फिर एक डब्बा छोड़ेंगे। उसी प्रकार देखिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखा, मैंने डिस्ट्रिक्ट लिख के एक लाइन खींचा, यहाँ बेगूसराय लिखा, फिर एक ब्लॉक छोड़ा है। इससे क्या होता है कि आपका क्लियर पता चलता है कि आपका गांव कहाँ है, आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है, आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, आप किस राज्य के हैं। ये नहीं कि पूरा लाइन सटा दिए, एक दूसरे से खिचड़ी कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है कि जैसे गाँव का नाम लिखे, गाँव का नाम जहाँ खत्म हुआ उसके बाद एक डब्बा मैंने खाली जगह छोड़ा है। यही काम आप कीजिए। पिन कोड के लिए अलग से बना हुआ है, जैसे दहिया का पिन कोड है या भगवानपुर का 851120, आप अपना देख लीजिए आपका घर जहाँ पे वहाँ का पिन कोड क्या है वो डालिए। अब 22, 21, 22, 23 ये तीनों बैंक का डिटेल है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपना चुपचाप पासबुक निकालें, आपका अकाउंट किसी न किसी बैंक में जरूर होगा, पासबुक निकालें और इसमें सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर डालें। जिस बैंक का पासबुक में अकाउंट नंबर लिखा होगा इसमें अकाउंट नंबर भर लें। जैसे यूको बैंक का होगा तो जैसे देख लीजिए किसी का 12 से स्टार्ट होता है, किसी का 14 से, उसी प्रकार IFC कोड ये भी आपको पासबुक में ही दिया हुआ मिलेगा। तो ये भी चीज़ के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, पासबुक में IFC कोड दिया हुआ है, वहाँ से लिख लें। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि IFC कोड कौन सा है, अकाउंट नंबर कौन सा है, तो आप आपके बगल आसपास में आपके घर में जो बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे आप पूछें कि इसमें से अकाउंट नंबर कौन सा है, IFC कोड कौन सा है, वो दोनों इसमें भरें। तीसरा नंबर पर बैंक का नाम, तो बैंक का नाम तो आपके पासबुक के ऊपर में ही लिखा रहता है कि पंजाब नेशनल बैंक है या यूको बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या ग्रामीण बैंक है या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, जो फेमस बैंक है, जिस बैंक का भी पासबुक आपके पास है उसका यहाँ नाम लिख दें। तो ये तीनों चीज़ आपका हो गया। अब आते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर पे 2 निशान लिखना है, आपके शरीर में कौन कौन सा निशान है, 2 निशान लिखना है। तो हम एग्जाम्पल के लिए हैं कि जो बहुत सारे लोगों का होता है कि गाल पे तिल का निशान होता है, तो कैसे लिखना है, हम लिख दिए गाल पर तिल का निशान।
तो क्या जरूरत है हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में लिखें? आपको जिस भाषा में आता है सही सही आप लिख सकते हैं, उस भाषा में लिखें। अगर आपको सिर्फ हिंदी में लिखना आता है तो 2 निशान हिंदी में लिख दें, अगर इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में लिख दें। दोनों जो भाषा में लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे सिंबल के रूप में लिखा है। जैसे अगर यही चीज़ को इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ए मोल मार्क ऑन चीक। दूसरा निशान क्या दें? तो दूसरा निशान हो सकता है कोई कटा हुआ होगा या फिर तिल का निशान कहीं और होगा। तो आपके शरीर में चाहे चेहरा हो, आँख हो, नाक हो या पैर हो, हाथ हो, जहाँ भी तिल का निशान हो, कटा हुआ निशान हो या कोई और भी किसी तरह का धब्बा का निशान हो, वो आप यहाँ पे दोनों में लिख सकते हैं। अब आते हैं नीचे 25 नंबर। 25 नंबर है सब्जेक्ट का। ये चीज़ समझना बहुत अनिवार्य है। तो आप अगर सिंपल भाषा में समझें कि सब्जेक्ट कैसे चुनना है, अगर आप हिंदू है तो चुपचाप आंख बंद करके टिक मारना है। यहाँ 4 दिया हुआ है, हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली। इन चारों में से एक सब्जेक्ट लेना है। तो आप अगर बिहार के हैं, हिंदू है, तो चुपचाप आप हिंदी ले लीजिए, पहला में टिक मार दीजिए। दूसरे लाइन में संस्कृत है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, अरेबिक, पर्शियन, भोजपुरी है। दूसरे में से एक चुनना है, फिर इसमें आप चुपचाप संस्कृत डाल दीजिए। ठीक है, ये 2 भाषा हो गया। आप हिंदू है तो हिंदी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए। ठीक है, और ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। इसमें चारों में टिक लग जाएगा या फिर छोड़ दीजिए, टिक मत मारिए। अब बात करते हैं मुस्लिम के लिए। तो जो मुस्लिम के छात्र या छात्रा है जिनको उर्दू पढ़ने का मन है, ठीक है, तो वो उर्दू ले सकते हैं। आप उर्दू ले लीजिए, तो आप हिंदी नहीं लेंगे फिर, क्योंकि चारों में से एक ही लेना है। अगर आप उर्दू में टिक मारते हैं, उर्दू में टिक मार दीजिए। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे आप किस में से कौन सा भाषा लेना चाहते हैं। उर्दू के साथ आप संस्कृत ले सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं कि आप नहीं लेंगे। उर्दू के साथ आप संस्कृत लीजिए या फिर ये राष्ट्रीय भाषा हिंदी लीजिए, अरेबिक लीजिए, पर्शियन, भोजपुरी। तो मुस्लिम छात्र मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उर्दू ले लेते हैं, फिर दूसरा ये वाला हिंदी ले लेते हैं जो 2 साल पीछे का पढ़ाए होते हैं, राष्ट्रीय भाषा हिंदी। तो उर्दू ले लेते हैं, राष्ट्रीय भाषा हिंदी ले लेते हैं, और ये चारों सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। 1, 2, 3 हो गया। और जो आंख से जो थोड़ा फिजिकली रूप से जिसको कम दिखाई पड़ता है, उसके लिए कुछ सब्जेक्ट होता है, जैसे होम साइंस है, म्यूजिक है। ये 2 सब्जेक्ट उन छात्रों के लिए होता है जो कि जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, तो होम साइंस ले सकते हैं, म्यूजिक ले सकते हैं। ये तो हो गया। लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्या क्लास 9th या 10th के छात्र ऑप्शनल ले सकते हैं? तो इसे मैक्सिमम स्कूल ऑप्शनल नहीं देता है, लेकिन बिहार बोर्ड की तरफ से अलाउ है कि आप इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें आप कोई भी एक सब्जेक्ट ऑप्शनल ले सकते हैं, बशर्ते यही सब्जेक्ट ऊपर ना लिया हो। जैसे संस्कृत, देखिए आप अगर ऊपर में संस्कृत ले लिया तो ऑप्शनल में आप संस्कृत नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यही एक चीज़ है। तो आप चाहे तो म्यूजिक ले लीजिए, जिस स्कूल में म्यूजिक टीचर है आप साइड से म्यूजिक ले लीजिए। एडवांस मैथ साइड से ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, कॉमर्स, होम साइंस, डांस, फाइन आर्ट्स, ये सब सब्जेक्ट है। अगर आप ऑप्शनल के तौर पे अगर आपको लगता है कि इस 6 सब्जेक्ट के अलावा भी हम एक विषय और पढ़ सकते हैं तो आप खुशी से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब्जेक्ट का था मामला, आप समझ गए। इस चारों में से एक सब्जेक्ट चुनना है, फिर इन 5 में से एक सब्जेक्ट चुनना है, और ये तो आपका कंपलसरी ही है। इस प्रकार सब्जेक्ट चुनने का तरीका है। हिंदू है तो आप क्या करेंगे, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, और ये 4 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट है। अगर आप मुस्लिम है तो ये और ये 4 सब्जेक्ट ले लीजिए। ऐसे मैंने बताया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने बोला इसी तरह लेना है। मुस्लिम उर्दू के साथ संस्कृत भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे आते हैं, हम बात कर रहे हैं 26 नंबर का। तो 26 नंबर पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये स्कूल का व्यावसायिक शिक्षा होता है, ऐसे शायद ही किसी स्कूल में होता होगा, तो इसलिए 26 को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। इसके जस्ट नीचे आइए घोषणा। घोषणा में क्या करना है कि यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन। इसमें आप क्या करेंगे कि अपने मम्मी या पापा, अगर उन दोनों में से कोई घर पे नहीं है तो अपने भाई बहन जो आपसे बड़े हैं, चाचा दादा नाना दादी, किसी से भी आप यहाँ सिग्नेचर करवा लेंगे। दूसरे नंबर पे क्या है, स्टूडेंट का सिग्नेचर हिंदी में। आप सिग्नेचर कैसे करेंगे, तो हिंदी में सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर कर देंगे। और स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश में सिग्नेचर करना है यहाँ पे, तो आप इंग्लिश में सिग्नेचर करेंगे। तो एक चीज़ हम बता देते हैं आपको, सिग्नेचर कैसे किया जाता है। सिग्नेचर का हम आपको अलग से बताते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि हम एक पेज लेते हैं, आपको बताते हैं सिग्नेचर करने का तरीका क्या होता है। एक विद्यार्थी है जिसका नाम है सीता कुमारी। जैसे मान के चलते एक छात्र है जिसका नाम है सीता कुमारी, KUMARI। ठीक है, तो क्या ये सिग्नेचर है जो हम लिखे हैं, इसको सिग्नेचर मान सकते हैं? तो नहीं, ये सिग्नेचर नहीं है। तो सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, साइन किसको कहते हैं? साइन 2 तरीके से होता है। एक होता है कि आप पेन उठा के कर सकते हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि पहला लेटर जो है बड़ी लिखते हैं, उसका पेन उठा के कर दीजिए, SI
TA सीता KUMARI, ये सिग्नेचर हो गया। ये भी सिग्नेचर है। इसमें क्या किया कि पहला डिजिट जो है कैपिटल बड़ी लिख दिए, उसके बाद सारा लेटर जो है छोटी लिख दिए। लेकिन एक और सिग्नेचर होता है जिसमें क्या होता है कि हम एक बार पेन रखते हैं और डायरेक्ट लास्ट पे खत्म करते हैं, जैसे मन कर चलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहला S लिख दिए, फिर I, फिर T, फिर A, फिर KUMARI। अब सिर्फ ये करने के लिए उठाए। यहाँ क्या हुआ, एक बार हम यहाँ से पेन शुरू किए, उठाए और लास्ट तक यहाँ कर दिए। तो आप ये वाला कोशिश करें, सीखने का कोशिश करें। ये सिग्नेचर ही आपको सब जगह काम देगा भविष्य में जब आगे बढ़ेंगे। जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि मेरा नाम है सोहन कुमार, SOHAN, सोहन KUMAR, कुमार, सोहन कुमार है। तो सिग्नेचर कैसे होगा, तो पहला सिग्नेचर आप ऐसे कीजिए, S बड़ी दे दिए, SOHAN, सोहन, KUMAR, कुमार। और दूसरा सिग्नेचर हम कैसे कर सकते हैं, तो S से शुरू किए, SOHAN KUMAR। इसमें देखिए कि हमने यहाँ से पेन उठाया और डायरेक्ट यहाँ पे अंत किया। तो ये वाला सिग्नेचर ज़्यादा मान्य है। और उसके बाद ये भी चलेगा, लेकिन ये सिग्नेचर नहीं है, ये सिर्फ नाम है। तो सिग्नेचर में कभी भी सिर्फ इस तरह से ना भरें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्नेचर क्या होता है, कैसे किया जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आप क्या करें कि जो यहाँ सादा पेज बचा हुआ है, अपना सिग्नेचर जो मैंने अभी बताया, दो तरीके, लास्ट वाले दो तरीके, मतलब कि या तो ये तरीका या ये तरीका, इसी दोनों में से कोई एक तरीके से आप इस जगह पे सिग्नेचर कर दें, खाली जगह पे यहाँ पे सिग्नेचर कर दें। इससे क्या होगा कि जब आपका फोटो सिग्नेचर कर लिया जाएगा तो बगल का डब्बा या ये सब लिखा हुआ नहीं आएगा, क्लियर आएगा और यही अपलोड किया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें थी जो मैंने बताया। अगर इसमें से आपको कोई भी जो नंबर जो मैंने शुरू से लेकर अभी तक बताया 1 से लेकर 26 तक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिखिए क्या दिक्कत आ रहा है, वो हम बताएंगे। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल में मिलिए, अपने शिक्षक से मिलिए, किसी से मिल के पूछिए और फॉर्म को सही सही भरिए। क्योंकि अभी आप सही भरेंगे तो आपका सारा डॉक्यूमेंट सही रहेगा। अगर अभी आप गलत करेंगे तो हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट गलत रहे और बाद में आप पटना मुंगेर दौड़ते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। कोई परेशानी हो तो कमेंट करें। थैंक यू।